करो सर। Again, welcome to online English classes. Today we will discuss the unit number 6, that is optics, and we start with the first topic, that is optics. Optics word is related to light. It means we can say that it is the branch of physics in which we study about the light and its behavior. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज लाइट। लाइट क्या होती है बेटा? तो लाइट होती है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके बाद में इसके साथ में एक वर्ड ऐड कर देते हैं, रे। कि लाइट रे क्या होती है? तो आप कहोगे इट इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। इट मीन्स जो लाइट है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस रास्ते को चूज करती है उसको लाइट रे कहते हैं। लाइट रो के माध्यम से वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती है। उसके बाद में बेटा अब इसमें पहले आता था आपका फर्स्ट चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको आपकी बार हटा दिया गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज द फिनोमेना इन विच व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स पाथ चेंज। क्लियरली इसका मतलब ये है बेटा, मान लेते हैं कि ये है इंटरफेस। इंटरफेस हो गया एक्स वाई, ये एक बॉर्डर की तरह होता है, ऊपर अलग मीडियम नीचे अलग मीडियम। मान लेते हैं कि ऊपर रेरर मीडियम है और नीचे मान लेते हैं कि डेंसर मीडियम। मान के चलो यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आती है, इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और जहां जिस पॉइंट पर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वहां पर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एक नॉर्मल। ये ड्रॉ कर दिया जी आपने नॉर्मल। अब जब ये रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो इसका पाथ चेंज हो जाता है। इट मीन इसको जाना तो बेटा इस तरह से चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से जाती है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था बेटा, इनके बीच में एंगल आई बनता है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये आपकी है रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो आर होता है जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। याद रखोगे आप? देखो इस रे को यहाँ से यहाँ जाना था, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ये इस मीडियम से इस मीडियम में आई तो ये हल्का सा बेंड हो गई। इट मींस इसका पाथ चेंज हो गया, और पाथ का चेंज होना ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर उस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये किस वजह से होता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या होता है, उसका पाथ भी चेंज हो जाता है। ये आप इसका कॉज कह सकते हो इसको। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि यदि रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी बेटा रे ऑफ लाइट, और यदि डेंसर टू रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पर रेयर से डेंसर जा रही थी तो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। आप एक बार मान के चलो कि रे आपकी इधर से जा रही है तो यहाँ पहुंची, अब ये डेंसर से रेयर जा रही है, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अब क्या होगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगी, तो ये सेम पाथ से वापस हो जाएगी। और इस फिनोमेना को, इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। बाकी आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब बात आती है बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन कौन से लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन के? तो पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे।
इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एट द सेम पॉइंट लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पर एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं। पहला लॉ ये होता है। सेकंड होता है आपका, चलो मैं लिख भी देता हूं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे at the same point lie in same plane। ठीक है जी। उसके बाद में आता है जी आपका सेकंड लॉ क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगह इसका यूज होता है। वो क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब ये है बेटा, जो मैंने अभी वर्डिंग की है ना, साइन थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका मतलब आई है, रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप इसको एक साथ कैसे बोलोगे? हम कहेंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। और आगे चलकर इस कांस्टेंट को नाम दे दिया जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू यहां पर है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो मैंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बंद किया है, इसको हम कहते हैं जी स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ को वहां हम यूज करते हैं जहां जहां हमारा रिफ्रैक्शन होता है। इट मींस हमारा यहाँ पर इस पॉइंट एक बार क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन हुआ था, तो हम एक पॉइंट पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है जी। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या होता है। म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है, ये भी रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको इतना पता है। उसके बाद में अब आप इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हो? तो आप कह सकते हो इट इज द कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस तरह से आप कह सकते हैं। दूसरा, म्यू इज इक्वल टू, सी का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसका मतलब हो गया v, यानी कि म्यू इज इक्वल टू हो गया सी अपॉन में v। कई बार हम क्या करते हैं, म्यू 1 लिख देते हैं। इट मींस ये मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैं कई बार लिख देता हूं म्यू ए। म्यू ए का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। मैं लिख देता हूं जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का। तो यहां पर म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, जो आप यहां पे राइट करोगे वो आपको यहां पे राइट करना। आप यहां पे जी लिख देते हो तो आपको यहां भी जी लिखना पड़ेगा, उसका मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब 1 लिखा है तो इन मीडियम फर्स्ट। ऐसे ही सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सी अपॉन वी टू कर सकते हो। अब यदि मैं म्यू 1 अपॉन में म्यू 2 करूं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका सी अपॉन वी 1, और इसके डिवाइड में करूंगा तो ये चला जाएगा वी 2 अपॉन में सी। सी से सी कैंसिल, इट मींस म्यू 1 अपॉन में म्यू 2 इक्वल टू आ गया जी वी 2 अपॉन में वी। अब यहां पर क्या है, सीधा हम कह सकते हैं कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 जो डिवाइड में होता है वो ऊपर चला जाएगा, 2 म्यू 1 इक्वल टू वी 2 अपॉन में वी। और यदि मैं इसको पलटता हूं तो 1 म्यू 2 इक्वल टू हो जाएगा वी 1 अपॉन में वी। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इन दोनों में और इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है।
क्या डिफरेंस है कि ये वाला जो है ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एक सिंगल स्पेशल, और ये क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इसमें एक मीडियम को दूसरे मीडियम के साथ में जोड़ा गया है, रिलेशन शो किया गया है। कई बार क्या होता है कि a म्यू g आपको 5/3 दे रखता है और वो आपसे कहता है कि g म्यू a निकालो, तो आप क्या करोगे 3/5 इस तरह से कर सकते, ठीक है, ओके। बाकी ये हम आगे और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। Refraction of light through a glass slab, मतलब एक ग्लास स्लैब हम लेंगे तो उसमें किस प्रकार रे ऑफ लाइट मूव करती है, पास करती है, वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये मान लिया जी हमने एक ग्लास स्लैब, अंदर तो ग्लास ही है और बाहर है एयर, तो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूं म्यू जी और बाहर का मान लेते हैं म्यू ए। यहाँ पर एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया अपनी तरफ से, एन मैंने यहाँ पॉइंट मान लिया, यहाँ पर एक ये है इंसिडेंट, एन पॉइंट पर ये आती है, एंगल बनेगा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको पता है ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, इसको जाना ऐसे चाहिए सीधा स्ट्रेट बिल्कुल, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये नॉर्मल तरफ बेंड हो जाएगी और ये इस तरह से यहाँ पे पहुंच जाएगी। फिलहाल फिर दोबारा से इसके सामने वही परिस्थिति है कि फिर इसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा और ये क्या होगा, अब डेंसर से रेयर जा रही है तो ये अब नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो इस प्रकार एक ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट पास होगी। बेटा ये जो एंगल है इसको मैं मान लेता हूं R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में यदि मैं R1 नाम दूं तो ये भी क्या होगा R1 होगा, और ये मैं मान लेता हूं एंगल। क्लियर है? अच्छा, यदि यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से स्ट्रेट पास होता है। भाई यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये स्ट्रेट जाती, यानी कि ये रे अब यहाँ की बजाय यहाँ से पास हुई है, यानी कि कितना डेविएट हो गई ये, इतना एंगल, और इसको कहते हैं कि डेल, और डेल होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। आप एक पॉइंट एन है और एक पॉइंट मान लेता हूं मैं एन डैश, आपके हिसाब से दो जगह यानी कि एन और एन डैश पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। इट मींस हम 2 पॉइंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं स्नेल्स लॉ। तो सबसे पहले करते हैं स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एन। तो एन पर आप देखो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, एंगल क्या बन रहा है साइन आई, म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन आर। अब क्या हो जाएगा जी, म्यू ए म्यू जी इधर डिवाइड में आ गया, ये बच गया जी साइन R1 अपॉन में साइन आर। आ रहा है आपको समझ? अब ऐसे ही अप्लाई करते हैं एट एन डैश, एन डैश यहाँ अंदर है जी म्यू जी, एंगल बन रहा है आपका साइन R1, बाहर है म्यू ए, एंगल बन रहा है बाहर आई। ठीक है, अब हमने क्या किया था, पहले वाले में जो स्टेप किया था वही सेकंड वाले में यूज करना है। इट मींस हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इधर लेके आए थे, तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही इधर लेके आए, इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन में साइन आर। बेटा मैंने आपको बताया था इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ए, इसको हम लिख सकते हैं जी म्यू ए, और इसको क्या लिख सकते हैं ए म्यू जी।
इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, और दोनों की मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा कि आपका a म्यू g इंटू g म्यू a इक्वल टू साइन i अपॉन में साइन r1 मल्टीप्लाई साइन r1 अपॉन में i। इससे ये कैंसिल हो गया, तो a म्यू g इंटू g म्यू a इक्वल टू आ गया 1, और इसमें से कोई सा भी एक आप इधर साइड ले जाओ तो a म्यू g इक्वल टू 1 अपॉन में g म्यू a। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे रहा था कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वो हमारा यहाँ पर एक तरीके से प्रूफ भी हुआ है। एक बात और बतानी थी बस इसमें, यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक परपेंडिकुलर, तो ये एक ए एन पॉइंट होगा। जो यहाँ पर ए एन है बेटा, इसको हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। लेटरल शिफ्ट इट मींस इस रे ऑफ लाइट को इस तरह से स्ट्रेट जाना था, लेकिन ये रिफ्लेक्शन की वजह से जहां से हुई, क्योंकि यहां से यहां इतना शिफ्ट हो गई है। तो कितना शिफ्ट हुई है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन भी कहते हैं। और इसको आपको निकालना है तो आप लोगों को पहले बता रखा था कि साइन डेल हम निकालें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपने कोई एन ड्रॉ किया और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा इसमें, एन एन डैश। तो ए एन इक्वल टू आ जाएगा एन एन डैश साइन डेल। अब आपको एन एन डैश और निकालना है, तो उसके लिए आप इसको यहाँ तक मिला लीजिए, यहाँ पर आप एल पॉइंट मान लीजिए, और इस ट्राइंगल के अंदर जो आपको दिख रहा है एन एल एन डैश, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आप कैलकुलेट कर लोगे cos r1, यानी कि आप इसमें निकालोगे cos r1 जो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस है आपका एन एल अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है एन एन डैश। यहां से एन एन डैश इधर आ जाएगा, आपका हो जाएगा कि एन एल अपॉन में cos r1, और जो एन एल है वो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है जिसको हमने मान लिया t, तो ये हो गया आपका t अपॉन में cos r1, और एन एन डैश की वैल्यू ये वाली आप यहां पुट कर दोगे तो ए एन इक्वल टू आ जाएगा t अपॉन में cos r1 इंटू साइन डी। तो ये आपका लेटरल शिफ्ट आ गया। बस एक छोटी सी बात रह गई कि जो ये एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल हम इसको कहते हैं। ऊपर कितना एंगल बन रहा है आई, और नीचे कितना है r1 प्लस डेल। आप यहाँ से r1 की वैल्यू निकालोगे तो i माइनस डेल हो जाएगा, और ये जो लेटरल शिफ्ट था आपका an वो आ जाएगा t अपॉन में cos r1 की जगह हम राइट कर सकते हैं i माइनस डेल इंटू साइन डेल। आज के लिए इतना ही।